नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल करने वाली हैं, वो हमें दिल्ली के इतिहास के कुछ सबसे शायद काले दिनों में वापस ले जाते हैं। ये कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बारे में हैं। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन हमलों के पीछे के जो पैटर्न हैं, उनका असर और उस खतरे को समझने की कोशिश करना है जिसका दिल्ली ने सामना किया है। और इन स्रोतों को जब हम एक साथ देखते हैं तो जो पहली बात उभर कर आती है वो ये है कि यह किसी एक साल की कहानी नहीं है नहीं। या एक दशक की। यह तो कई दशकों में फैली त्रासदियों की एक पूरी लड़ी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं थी। सही कहा। बल्कि एक लगातार बना रहने वाला दर्द था जिसने शहर को बार बार झकझोरा। और इन घटनाओं में से शायद जो सबसे ज्यादा दहला देने वाली घटना थी वो 29 अक्टूबर 2005 को हुई थी। दिवाली से ठीक पहले। हाँ, दिवाली से ठीक 2 दिन पहले, जब दिल्ली के बाजार मतलब सबसे ज्यादा गुलजार होते हैं। इन लेखों में जो ब्यौरा दिया गया है वो वाकई में डरावना है। ये कोई एक हमला नहीं था, नहीं, बल्कि लगभग एक ही समय पर 3 अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया गया था। बिल्कुल। और इन जगहों का जो चुनाव था वो बहुत सोच समझ कर किया गया था। जैसे पहला पहाड़गंज का मुख्य बाजार, जो हमेशा मतलब पर्यटकों और खरीदारों से भरा रहता। हाँ, हमेशा ही। दूसरा सरोजनी नगर मार्केट, जो उस समय शहर के सबसे लोकप्रिय बाजारों में से एक था। हाँ। और तीसरा एक बस के अंदर। हाँ, गोविंदपुरी में एक चलती हुई बस के अंदर। ये एक साफ संदेश था, हमलावर किसी खास इमारत या प्रतीक को नहीं, वो आम लोगों को निशाना बना रहे थे। शहर की धड़कन को। एकदम। हाँ, और उनका मकसद साफ था कि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचानी है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो तो दिल दहला देते हैं। इन 3 धमाकों में करीब 62 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो त्योहार की तैयारी करते हुए मतलब हमेशा के लिए बदल गईं। और इन हमलों के बाद जब जांच शुरू हुई तो इन लेखों के मुताबिक शक की सुई कई संगठनों पर गई। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से 2 नाम सामने आए। एक तो लश्कर-ए-तैयबा, जो कि एक पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन है जी। और दूसरा एक उस समय का नया देशी आतंकी गुट माना जा रहा था, इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन। तो ये पहली बार था जब इनका नाम इतने बड़े हमले से जोड़ा जा रहा था। हाँ बिल्कुल, इतने बड़े हमले के संबंध में ये नाम पहली बार इस तरह से सामने आया था। और इसका असर वो सिर्फ उस दिन तक नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में इन धमाकों की विरासत का भी जिक्र है। कानूनी लड़ाइयां सालों तक चली, कुछ लोगों को सजा भी हुई, लेकिन इन सब के परे एक भावनात्मक चोट थी। उन परिवारों के लिए तो शायद समय वही थम गया, पर पूरे शहर के लिए भी बाजारों में, बसों में एक अनजाना सा डर बस गया था। यही इन हमलों का सबसे गहरा असर था। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। सही है। ये लोगों के मन में ये डर बैठाने की कोशिश थी कि आप अपने ही शहर में रोजमर्रा के काम करते हुए भी सुरक्षित नहीं हैं। और ये डर कई सालों तक बना रहा। और आपने एक नाम लिया, इंडियन मुजाहिदीन। हाँ, ये नाम हमारे स्रोतों में बार बार सामने आता है। 2005 के धमाकों में उन पर शक था, लेकिन कुछ साल बाद एक और बड़े हमले में उनका नाम सीधे तौर पर आया। जी बिल्कुल। इस बार दिल्ली में एक ही दिन 5 अलग-अलग जगहों पर बम फटे। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस बार हमलावरों ने ईमेल भेजकर इन धमाकों की जिम्मेदारी ली और वो नाम था इंडियन मुजाहिदीन। अच्छा, तो इस बार उन्होंने खुद दावा किया। हाँ, 2005 में वो एक शक के दायरे में थे, अब वे खुलेआम जिम्मेदारी ले रहे थे। इन हमलों में भी 20 से 30 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये दिखाता है कि कुछ ही सालों में ये संगठन कितना बेखौफ हो गया था। ये बात मुझे मतलब चौंकाती है। एक घरेलू आतंकी गुट का इतनी हिम्मत दिखाना कि वो देश की राजधानी में एक के बाद एक हमले करे और फिर उसकी जिम्मेदारी भी ले। हाँ, ये उनके बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखाता है ना? बिल्कुल। ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न दिखाता है। इसका मतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं था, बल्कि देश के अंदर से भी पनप रहा था। एकदम। एक गुट को खत्म करने की कोशिशों के बावजूद वही विचारधारा या नेटवर्क वो नए रूप में वापस आ सकता है। स्रोतों से ये साफ तो नहीं है, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक संगठन था या एक ऐसी विचारधारा जिसे अलग अलग लोग अपना रहे थे। ये दिखाता है कि खतरे की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। तो ये जो हमलों का सिलसिला था, क्या ये 2000 के दशक में ही शुरू हुआ
या दिल्ली का इतिहास इससे भी पुराना है? इन लेखों के अनुसार ये सिलसिला बहुत पुराना है। एक स्रोत हमें लगभग एक दशक और पीछे ले जाता है, 1996 में। 1996? हाँ, उस साल दिल्ली के एक और मशहूर बाजार लाजपत नगर में एक बहुत शक्तिशाली बम धमाका हुआ था। ओहो। उस हमले में भी कई बेगुनाह जानी गई थी। तो ये साफ है कि दिल्ली बहुत लंबे समय से ऐसे हमलों का निशाना बनती रही है। तो ये पैटर्न 2005 से भी पुराना है। स्रोत हमें 1996 के लाजपत नगर ब्लास्ट तक ले जाते हैं। क्या उन हमलों और 2005 के हमलों के तरीके में कोई बड़ा फर्क था? बिल्कुल। 1996 का हमला एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले बड़े खतरे का संकेत था। वह एक जगह पर किया गया एक बड़ा धमाका था। लेकिन 2005 में जो हमने देखा वो था एक साथ कई जगहों पर हमला करने की क्षमता, जिसे कोऑर्डिनेटेड अटैक कहते हैं। अच्छा, मतलब एक साथ हमला करना। हाँ, ये दिखाता है कि एक दशक के अंदर इन समूहों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। और वो सिर्फ एक जगह तबाही नहीं चाहते थे। नहीं, अब वे पूरे शहर में एक साथ दहशत फैलाना चाहते थे। और इन स्रोतों में हमलों के तरीकों में भी बदलाव का जिक्र मिलता है। हाँ, है। कहीं स्कूटर में बम रखा गया, कहीं बाजार में रखे बैग में, तो कहीं पूरी की पूरी कार कोई बम बना दिया गया। सही है। एक कार विस्फोट का खास तौर पर जिक्र है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था और 8 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाँ, और ये भी एक अहम पैटर्न है। ये दिखाता है कि ये आतंकी गुट लगातार अपने तरीकों को और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो सीख रहे थे। वे सीख रहे थे, अपने तरीकों को सुधार रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। स्कूटर बम से कार बम तक का सफर, ये उनकी बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता और क्रूरता दोनों को दिखाता है। और इन सभी हमलों के बाद होने वाली घटनाओं में भी एक पैटर्न दिखता है ना? जैसे ही कोई हमला होता, एक तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। इन लेखों में बताया गया है कि कैसे जांच का काम देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ, NIA जैसी संस्थाओं को सौंप दिया जाता था। सही है। और जांच के साथ साथ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया का चक्र भी शुरू हो जाता था। वो कैसे? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी वरिष्ठ नेता हमले की कड़ी निंदा करते थे। देश को यह भरोसा दिलाया जाता था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। हाँ, और सजा दी जाएगी। ये बयान, ये प्रक्रिया लगभग हर हमले के बाद दोहराई जाती थी। तो ये एक तरह का स्थापित स्क्रिप्ट बन गया था। हमला, जांच, निंदा और वादे। हाँ, और शायद इन सब का आदी होता जा रहा था। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। जब त्रासदियां इतनी बार होने लगे कि उनके बाद की प्रक्रिया भी पहचानी हुई लगने लगे, तो ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और स्थायी हो चुकी थी। ये एक अंतहीन चक्र जैसा लगता था, जहां शहर एक घाव से उबरने की कोशिश करता और एक नया हमला हो जाता। तो आज इन स्रोतों को खंगालने के बाद जो बड़ी तस्वीर उभरती है, वो काफी परेशान करने वाली है। बिल्कुल। हमने 2005 के उन विनाशकारी हमलों को देखा जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। हमने इंडियन मुजाहिदीन जैसे घरेलू संगठन के उदय और उसके बार-बार हमले करने के दुस्साहस को समझा। और हमने ये भी देखा कि ये कोई नई समस्या नहीं थी, बल्कि दशकों से चला आ रहा एक दुखद सिलसिला था, जो शहर के लिए एक स्थायी सुरक्षा चुनौती को दिखाता है। अंत में एक विचार छोड़ जाता हूँ। ये स्रोत हमें हमलों के बारे में बताते हैं, जिम्मेदार गुटों के बारे में बताते हैं और उसके बाद हुई जांच और राजनीतिक बयानों के बारे में भी बताते हैं। जी। लेकिन एक चीज है जो इन खबरों और रिपोर्टों के परे है। किसी शहर के सामूहिक मन पर, वहां के लोगों की सुरक्षा की भावना पर इस तरह के बार बार होने वाले आघात का लंबे समय तक क्या असर पड़ता है? क्या वो डर कभी सच में जाता है या बस रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे छिपा रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन घटनाओं के मानवीय पहलू पर सोचने के लिए